हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो आज थोड़ा सा कुछ दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आ गई थी बीच में। हम लोगों का फिर से जो है यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना जीके और जीएस का। ठीक है, ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 20 होने वाला है। ठीक है, इसके पहले जो लेक्चर है 19 नंबर का हो चुका है। ठीक है, अब बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, जो क्लासेस रुकी थी इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई थी, एक्सीडेंट टाइप कुछ हुआ था। ठीक है, तो हम लोग अपना ये क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज का सेशन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस में एग्जाम में जो भी जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछा गया था उसको यहाँ पर रखा गया है, करंट अफेयर्स को हटा करके। क्योंकि जानते हैं आप, करंट अफेयर्स जो है 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, 6 से 7 नंबर का करंट अफेयर्स आता है, लेकिन तो ये पेपर जो 2018 का बना हुआ था उसमें से इसका सवाल लिया गया है। तो उस समय का करंट अफेयर्स आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ के लिए अलग से करंट अफेयर्स की वीडियो कराई जाती है, आप लोग उसमें जुड़ करके वहां पे करंट अफेयर्स सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इजिली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे हम। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, मतलब संविधान से संबंधित है। ठीक है, इस सवाल को पढ़ करके आप उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया। किस आधार पर दोस्तों पूछ रहा है, भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन मतलब कई राज्य ऐसे थे जहां पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है, और ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेट के तौर पे थे, लेकिन इनका एक साथ मिलाकर के पुनर्गठन किया गया। वही पूछा जा रहा है कि भारत के आजाद होने के बाद कब, वो कौन सा ईयर था जहां पे पुनर्गठन किया गया, किसका, तो आपका भाषाई राज्यों का। तो बताइए, क्या 1950 में, 1951 में, या 1952 में, या फिर 1956 में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, भाषा के आधार पर राज्य का जो है पुनर्गठन हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, 1956। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, क्या 1956। भारत जब संविधान बन रहा था 1947 में, तो एक चीज याद रखिएगा, उस समय अंतरिम सरकार बनी थी। क्या, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब होता है अस्थायी सरकार। अच्छा, उसमें अगर पूछा जाए कि अस्थायी सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब थे। कौन, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गृह मंत्रालय की बात किया जाए तो सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल है वहां पे, सरदार पटेल साहब। ठीक है, और जो श्रम मंत्री देखने के लिए मिलते हैं, जगजीवन राम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस फैक्ट से, इस संबंधित सवाल से। ठीक है, और अगर भाषा की बात किया जाए, किससे भाषा की, तो संविधान के किस अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया, बताइएगा किस अनुसूची में। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनुसूची नंबर 8 में किस बात के लिए बताया गया है, तो हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं इसके बारे में उसमें चर्चा किया गया है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, मतलब मौलिक संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी मूल भाषाएं थी, 14, जो हमारे संविधान में नॉमिनेटेड थी। फिर उसके बाद आपका संविधान का संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके माध्यम से जो सिंधी भाषा है वह इसमें जोड़ी गई, अब जो के आपका 15 भाषा हो गई। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इस तरह से मिलाकर के आपका 15 में 3 भाषा और जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगी। इसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। ठीक है, इस प्रकार से आज के समय में आपके यहाँ 22 भाषाएं देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा, डी इज द सही हो जाएगा। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, किस आधार पे, भाषाई आधार पे। देखिएगा, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, एमआई कंपटीशन का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे सेंड कर दिया जाएगा, और ये चीजें आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, जिसका मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, आइए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, इस सवाल को पढ़ करके इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। जापान देखिए द्वीपों का समूह है। ठीक, सबसे ज्यादा द्वीप अगर यहां पर देखा जाए तो जापान में आपको देखने के लिए मिलते हैं, कहां पे, जापान में। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो जापान में एक होन्शु द्वीप है, देखिए ये मैप के जरिए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो होन्शु द्वीप है
यही होन्सु द्वीप है, ठीक है। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो आपको यही देखने के लिए मिलती है, होन्सु द्वीप के पास, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जो जापान का होन्सु द्वीप है वह किस लिए प्रसिद्ध है? क्या कोयला के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, या फिर तेल उत्पादन के लिए, या फिर हीरे के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। सबसे चमकदार धातु आपको देखने के लिए क्या मिलती है? तो हीरा होती है। क्या? हीरा, ठीक है। और एक चीज, इस क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या सही होगा बताइएगा। देखिए, तेल जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो होन्सु द्वीप है वहां पे तेल की प्रचुर मात्रा मिली है, ठीक है। कौन से द्वीप पे? होन्सु द्वीप पे। और आपका ये जो मैप है ये आपका क्या, कौन सा देश है ये? जापान देश है, ठीक है। जापान का एक होन्सु द्वीप है जो तेल उत्पादन के लिए, तेल के लिए बहुत ही फेमस है। और जापान की राजधानी आपको टोक्यो देखने के लिए मिलती है, ठीक है। देखिए, जापान में होन्सु द्वीप जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है। होन्सु का अर्थ होता है जापानी भाषा में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है मुख्य प्रांत, ठीक है। तो जो होन्सु है वह जापान का एक मुख्य प्रांत है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो होन्सु है वह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा। अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि जो जापान है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप बताने का काम करिएगा कि जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है आपको होन्सु द्वीप देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो जो होन्सु द्वीप के मध्य पूर्व में स्थित है। कहां पे? मध्य पूर्व में स्थित है। आप लोग मैप के माध्यम से देखे ही हैं कहां पे है, देखिएगा। ये होन्सु द्वीप है, इसके मध्य पूर्व में टोक्यो राजधानी जापान की स्थित है, ठीक है। इतना चीज देखने के बाद आप लोग याद रखिएगा कि इस द्वीप का जो अधिकतर भाग है वह आपको क्या देखने के लिए मिलता है? पहाड़ी एरिया है। क्या है? जो होन्सु द्वीप का अधिकतर भाग है वह पहाड़ी एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत से ज्वालामुखी भी फैले हुए हैं। यह द्वीप तेल, जस्ता और तांबा के लिए बहुत ही फेमस है। होन्सु द्वीप तीन चीजों के लिए फेमस है, तेल, तांबा और जस्ता, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। आइए हम लोग अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल पूछा जा रहा है, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? बताइएगा। स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है किसको? क्या लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, या फिर लॉर्ड रिपन को? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बताइएगा। देखिए, स्थानीय स्वशासन का पिता अगर देखा जाए किसको कहा जाता है तो वह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, लॉर्ड रिपन साहब जो है 1827 से 1909 तक इनका जो भी था कार्यकाल था, ठीक। इतने दिन तक इनका कार्यकाल था। देखिएगा, जो आपके देखने के लिए मिलते हैं कौन? लॉर्ड कैनिंग। इन्हीं के समय में आपका क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? 1857 की क्रांति। और गवर्नर जनरल के साथ साथ यह प्रथम वायसराय भी बने थे। क्या? प्रथम वायसराय। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि प्रथम वायसराय कौन था तो आप बताने का काम करिएगा कि लॉर्ड कैनिंग। क्यों? जब 1857 की क्रांति हुई और क्रांति असफल हुई, उसके बाद जो है जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भंग करके सत्ता जो है सीधा ब्रिटिश, जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने अपने हाथ में ले लिया। जब हाथ में लिया तो यहां से गवर्नर जनरल का पद जो है उसको समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल का पद जो है समाप्त करके वायसराय का एक नया पद बनाया गया। तो वायसराय पद पर प्रथम व्यक्ति बैठने वाले कौन थे? यही थे आपके लॉर्ड कैनिंग साहब, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब? 1882 में। लगाया किसने था? तो लॉर्ड लिटन लगाया था। ये चीज याद रखिएगा। कौन? लॉर्ड लिटन। लेकिन हटाया किसने? लॉर्ड रिपन। ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। पहली फैक्ट्री जो उसका एक्ट है वो 1881 में बनाया गया था। कब? 1881 यानी 1881 में। देखिए, जनगणना से सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या जनगणना, जो जनगणना है वह नियमित रूप से कब से स्टार्ट हुई? एक्चुअली में तो जनगणना देखा जाए तो 1900 किसमें 1871 के आसपास से शुरू हुई थी, लेकिन नियमित रूप से नहीं थी।
अगर नियमित रूप का मतलब कि हर 10 साल पे जनगणना कराए जाने की शुरुआत हुई, तो वह कब हुई? आपका 1881 से। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। स्कूली शिक्षा के लिए हंटर कमीशन की जो नियुक्ति है वह 1882 में हुई थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अकाल संहिता की स्थापना 1883 ईस्वी में की गई थी। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपको देखा जाए, पूछा था कि किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, तो वो आपको देखने के लिए मिलते हैं कौन? लॉर्ड रिपन। क्योंकि इनके शासनकाल में भारत में बहुत से अच्छे अच्छे काम हुए। ठीक है, जैसे विधवा पुनर्विवाह और फिर तमाम जो प्रथाएं थी उनको समाप्त करने का कार्य किसके काल में किया गया? तो लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, और सबसे आक्रोशित या सबसे मतलब कार्य करने में तुच्छ रूप से अगर देखा जाए तो किसको देखा जाता है? तो वो लॉर्ड रिटन को देखा जाता है। किसको? लॉर्ड लिटन। ठीक, आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? सबसे पहले 1935 में, देखिए 1935 का अगर आप लोग कार्यकाल याद रखिएगा, कार्य इस समय आया था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935 में। तो भारत के संविधान में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट कहां से लिया गया है? वो आपके संविधान यानी 1935 का जो आया था भारत शासन अधिनियम, यहां से अडॉप्ट किया गया था। और एक चीज याद रखिएगा कि जब 1935 में सबसे पहली बार अगर संविधान का सुझाव प्रस्तुत किया था, किसने किया था? वही सवाल पूछ रहा है कि हमारे देश में एक संविधान होना चाहिए, तो क्या नेहरू प्रस्तुत किए थे, गांधी जी, या फिर जेपी नारायण, या फिर एम एन राय? बताइएगा। देखिए 1935 में उस समय की परिस्थिति जो भी रही होगी, उस समय के तत्काल जो थे एम एन राय साहब, इन्होंने कहा था कि भारत जब भी आजाद होगा या जब भी इसको स्वतंत्रता मिलेगी, तो हमारे पास एक लिखित कोई भी एक दस्तावेज होना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे देश का प्रशासन, राजनीतिक स्थिति और यहाँ का जो भी निर्माण है वो सब चीजें किसके हिसाब से चलना चाहिए? तो एक लिखित कोई भी दस्तावेज होना चाहिए जिसका नाम इन्होंने संविधान के तौर पे सुझावित किया था। किसने? एम एन राय। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा कि जो एम एन राय थे, इन्होंने ही पहली बार 1935 में यह बताया कि भारत के लिए एक संविधान बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब हम लोग जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अगर बात किया जाए, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में। किसने किया था? तो ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, ए जो ए ओ ह्यूम है, ये कौन थे? तो ये एक वहां ब्रिटेन के अधिकारी थे जो क्या हो गए थे? सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर हुए थे। तो इन्होंने आईएनसी की स्थापना किया। ठीक, आईएनसी का नाम मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इसका नाम होना हुआ करता था INU 1884 में। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से था, लेकिन फिर बाद में आगे दादा भाई नौरोजी साहब, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके कहने पर इसका नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। कब? 1885 में। अब जो 1885, यहां से दो चीजें, तीन चीजें आप लोग याद रखिएगा कि पहला अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। और दूसरे थे दादा भाई नौरोजी, जिनको पहला पारसी अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। तो दूसरे कौन थे? दादा भाई नौरोजी, दादा नौरोजी। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि प्रथम मुस्लिम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्या नाम था उनका? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज जो है वह कौन अध्यक्ष था? तो उनका नाम था जॉर्ज यूल। क्या था? जॉर्ज यूल। और ये जो जॉर्ज यूल थे, ये 1888 में को देखने के लिए मिलते हैं। यानी कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ वह बंबई में हुआ, गोकुल नाम का एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, वहां पर हुआ। उसके बाद आपको कलकत्ता में देखने के लिए मिलता है। कहां पे? कोलकाता में हुआ दूसरा अधिवेशन। कौन था अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। तीसरा हुआ
जिसके अध्यक्ष आपको कौन देखने के लिए मिलते हैं? तो तीसरे नंबर पर थे ये बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, 87 में, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। कहां पे? फिर से महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद में होती है अगली, तो वहां पे कौन रहता है अध्यक्ष? तो आपको देखने के लिए मिलते हैं जॉर्ज यूल। ठीक है, कितनी चीज आप लोग याद रखिएगा, आईएनसी से यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी। और देखिएगा, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार सन 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। ठीक, और संविधान सभा का विचार एम.एन. राय, कौन थे? एम.एन. राय के दिमाग की एक उपज थी, मतलब एम.एन. राय साहब ने ही पहली बार ये कहा था कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने लिन-लिथगो प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? लिन-लिथगो प्रस्ताव, यानी जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो 1940 में लाया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार की बात कही। 1940 में आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। उसके बाद जो वहीं पर भारत की जो सैनिक थी, यानी भारत के जो सैनिक थे उस समय ब्रिटिश सैनिक के नाम से जाने जाते थे, भारतीय ब्रिटिश सैनिक, इनको जो है वहां पर युद्ध के लिए भेजा जाना था। लेकिन यहाँ पे यह प्रस्ताव रखा गया कि अगर आप लोग इस चीज के बारे में सहमत होंगे तभी हमारे सैनिक जो है आपकी तरफ से लड़ने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो 1940 में यह विचार रखा गया, किस प्रस्ताव के माध्यम से? अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, कि ठीक है हम आपके लिए जो है क्या करेंगे, एक संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो उसके बाद जो है क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स मिशन के नाम से जो जाना जाता है, 1942 में सबसे पहले भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। किसने? क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से। तो इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा क्योंकि 1940 में बहुत चीजें देखने के लिए मिलती है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, वह 1940 से बनकर के 1945 तक थे। ठीक, जब भी कोई डेट आती है तो आप उस डेट के माध्यम से चीजों को कंठस्थ मतलब याद करने का प्रयास किया करिए। अभी देखिए यहाँ पे एक डेट आपको देखने के लिए मिलेगी 1942। 1942 से 4 से 5 फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है गांधी जी द्वारा किया गया था। 8 अगस्त को 1942 में यह प्रस्ताव हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके तुरंत बाद जो है गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। क्या? करो या मरो का नारा। ठीक, इसके बाद जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। उसके तहत गांधी जी और तमाम बड़े नेता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू समेत लोगों को जेल में क्या कर दिया गया था? जेल में बंद कर दिया गया था। किस ऑपरेशन के माध्यम से? तो ऑपरेशन का नाम है आपका ऑपरेशन जीरो आवर। कब चलाया गया? 9 अगस्त 1942 को। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पढ़िएगा, पढ़ करके उत्तर देने का प्रयास करिए। देखिए, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और जो स्वीकार्य है? बताइए, क्या ASCII है, या फिर होलरिथ कोड है, या EBCDIC है, या फिर ISCII है? बताइएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? जो देखिए आपके एग्जाम में कंप्यूटर से 2-3 सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं, 2 से 3 सवाल, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा। क्या होगा? बेसिक क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे मेमोरी से हुआ, हार्डवेयर से हुआ, सॉफ्टवेयर से हुआ, ये तमाम चीजें, CPU से हुआ, मॉनिटर से हुआ, माउस से हुआ, तो ये सब चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या? ASCII। ठीक है, देखिए इसके बारे में अगर बोला जाए तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, ASCII। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में प्रयोग की जाने वाला जो कोड है वह यही कोड है। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ASCII, जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो कोड है आपका ASCII, इसमें 7 या 8 नंबर का कोड जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइएगा अपने अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई थी? ये क्या है? एक उपन्यास है।
उपन्यास, ये किसके द्वारा लिखा गया तो बताने का प्रयास करिएगा। क्या अनुराधा राय के द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा, शोभा डे के द्वारा, या फिर स्टेरिन कायर के द्वारा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, जो व्हेन द रिवर स्लीप्स है, ये एक क्या है, उपन्यास है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो व्हेन द रिवर स्वीप्स है, यह उपन्यास की लेखिका जो है कौन है, स्टेरिन कायर है। ठीक, इस उपन्यास के लिए स्टेरिन कायर को वर्ष 2015 का हिंदू पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2015 में कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया था, तो हिंदू पुरस्कार दिया गया था। इनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें जो हैं इंपॉर्टेंट है, अ टेरिबल मेंट्री ऑर्ची, ठीक, एक बुक है इनकी मारी, एक बुक है विटर वार्म वुड, और एक है फॉरेस्ट सॉन्ग। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन स्टेरिन कायर। जो स्टेरिन कायर है, इनके बुक का क्या नाम है, जो उपन्यास इनका है, व्हेन द रिवर स्लीप्स। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, हर वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? देखिए, जो नोबेल पुरस्कार होता है, यह कितने लोगों को दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये सब मिला करके 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 6 क्षेत्र में। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्षेत्र कितने हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, के द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, किसके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। और क्या क्या होता है? शांति के लिए दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ठीक, एक बार दूसरा, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तीसरे नंबर पर देखा जाए, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में दिया जाने वाला यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। यानी जो ये आपका नोबेल पुरस्कार होता है, ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है, वह अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर सन 1901, डेट याद रखिएगा, में किया गया था। और पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कितने दोस्तों? 5 क्षेत्र में दिया जाता था पहले नोबेल पुरस्कार, अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखिएगा, अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार जो है स्वेरिजेस रिक्स बैंक यानी स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1969 ईस्वी में आरंभ किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ये चीज याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना एक्सप्लेन देखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 8वें पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब यानी www का आविष्कार किसने किया? तो क्या टिम बर्नर्स ली ने किया था, मार्टिन कूपर, RM सेमन बैकुअल, या फिर टॉम लिंस, या फिर चार्ल्स बेबेज? देखिए, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। क्या? फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। जो टिम बर्नर्स ली हैं, इन्होंने मिलकर के क्या बनाया? वर्ल्ड वाइड वेब। यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स ली। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने कब किया था? तो 1989 में किया था। कब? 1989 में किया था। और www हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह है, जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउजर की सहायता से प्राप्त किया जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सबसे उपयोगी सेवा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, जल्लीकट्टू डॉट 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 किसके साथ जुड़ा हुआ है? बताइएगा। जल्लीकट्टू जो एक खेल है, इसमें बैल और बैल को क्या किया जाता है? लड़वाया जाता है, इनमें वार करवाई जाती है। ठीक है, जल्लीकट्टू ये कहाँ पे होता है, कहाँ का फेमस खेल है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। देखिए, ये जो जल्लीकट्टू है, यह जुड़ा है पोंगल के साथ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। जल्लीकट्टू पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है, जो पोंगल के त्योहार पर आयोजित किया जाता है। इस खेल के तहत गांव के ताकतवर और मजबूत बैलों के सींग में सिक्कों से भरी थैली बांधी जाती है, और उस बैल को लोगों की भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है। फिर लोग उस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए
बैल को काबू करने में का प्रयास करते हैं। जो उस बैल को काबू में कर लेता है उसे विजेता घोषित कर इनाम दिया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। जल्लीकट्टू खेल क्या है? दो मजबूत बैलों के सींग में थैला बांध दिया जाता है पैसे का और भीड़ में छोड़ दिया जाता है, और जो उसको कंट्रोल करता है वह उन पैसों का हकदार होता है। यही होता है जल्लीकट्टू का खेल। ठीक है, पोंगल त्योहार के रूप में, जब पोंगल त्योहार होता है उस समय यह जल्लीकट्टू खेल खेला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है कहां पे? क्या लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, या फिर पंचायती राज निकायों में, या फिर उपर्युक्त सभी स्थानों पे? देखिए आरक्षण जो है, आरक्षण किसके लिए पूछ रहा है? महिलाओं के लिए। तो ये कहां पे है आपको देखने के लिए मिलता है कि जो आरक्षण है वह आपको पंचायती राज में देखने के लिए मिलता है। कहां पे? पंचायती राज में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज के निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। देखिए संविधान के 73वें या 74वें संशोधन ने पंचायतों को शक्ति प्रदान की कि उनके नियमित चुनाव होंगे। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 कितना? 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया और यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। पंचायतों को 11वीं और 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होगी। जो 11वीं और 12वीं अनुसूची, उसमें यह बताया गया कि जो है पंचायत के कार्य का पूर्ण शक्ति होगी, और 11वीं 12वीं अनुसूची के क्रम से 29 व 18 विषय होंगे। लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कहां पे? लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 52 में हुई थी, 1800, या फिर 1872 में, 1881 में, या 1952 में? देखिए सबसे पहली बार जो जनगणना है वह 1872 में पहली जनगणना। लेकिन नियमित रूप से जनगणना अगर देखा जाए, क्या नियमित रूप से, तो वो आपको देखने मिलती है 1881, 1881 से। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग सेंसस के बारे में, यानी जनगणना के बारे में, कि भारत में जनगणना की जो शुरुआत है वह 1872 ईस्वी में हुई। किसके काल में? तो उस समय था लॉर्ड मेयो। जनगणना जब स्टार्ट हुई 1872 में, तो उस समय कौन था? लॉर्ड मेयो था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। यानी अगर आपसे कभी भी एग्जाम में सवाल पूछे भारत में जनगणना कब शुरू हुई, तो आप बताइएगा कि 1872 में। उस समय शासन था लॉर्ड मेयो का। लेकिन नियमित रूप से जब जनगणना स्टार्ट हुई तो उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन था। उसके कार्यकाल में नियमित रूप से 1881 से जनगणना प्रारंभ हुई। देखिए अगर बात किया जाए कि स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई, ये चीज 3 क्वेश्चन यहां से। भारत में जनगणना कब स्टार्ट हुई? 1872 लॉर्ड मेयो। नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई? 1881 लॉर्ड रिपन। और स्वतंत्र भारत में जनगणना, पहली जनगणना कौन सी थी? तो वह थी 1951। और पिछली जो लेटेस्ट जनगणना हुई है वह 2011 की जनगणना हुई है। तो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक, स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना, यानी भारत की 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये चीज याद रखिएगा। पढ़िए क्वेश्चन, आंसर करने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? बताइए। क्या टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार, या पुजारी? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बताइएगा। देखिए जो पुजारी हैं यह प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े नहीं है। ठीक, बाकी प्राथमिक क्षेत्र में टोकरी बुनने वाला, माली और कुम्हार ये सब आते हैं, लेकिन जो पुजारी हैं प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए पुजारी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है क्योंकि यह तृतीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। पुजारी के बारे में अगर पूछा जाए तो किस क्षेत्र में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अर्थव्यवस्था है। यानी अर्थव्यवस्था
कौन से क्षेत्र में आती है? प्राथमिक क्षेत्र में आती है, ये चीज याद रखिएगा। प्राकृत और देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक रोजगार में कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन आदि सम्मिलित है। और द्वितीय क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन और तृतीय क्षेत्र सेवाओं को व्यक्त करता है, ये चीज याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है? ISDN क्या? ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है। ये कहां पर लगता है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा। क्या ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं इसमें, या केवल ध्वनि संचरित होती है, या केवल वीडियो इसमें प्ले होता है, या फिर केवल डाटा संचारित होता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? देखिए जो ISDN है इसमें ध्वनि, वीडियो, डाटा साथ साथ संचरित होते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए ISDN इसे हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, किसको? ICDN को। ये डिजिटल टेलीफोन सेवा यानी ध्वनि, वीडियो, डाटा प्रदान करने का एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का सवाल कह रहा है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? यानी पहले तो थी हमारी पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली आज के समय में जिसको पुरानी दिल्ली कहा जाता था, पहले वह दिल्ली के नाम से जानी जाती थी। जब पुरानी दिल्ली हुआ तो एक नई दिल्ली भी बनी। तो इसमें पूछ रहा है कि जो नई दिल्ली है इसका डिजाइनर कौन था? एडविन लुटियंस था, या फिर धनपत राय चौधरी, ली कॉर्बुजियर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो ए इज द करेक्ट हो जाएगा। जो एडविन लुटियंस था यह नई दिल्ली का क्या था? वास्तुविद यानी डिजाइनर था। ठीक है, देखिए नई दिल्ली की बात अगर किया जाए तो पहले भारत की राजधानी कहां थी? कलकत्ता थी। कब से? 1912 से पहले। 1912 से पहले अगर देखा जाए तो भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1912 के बाद क्या हुई? तो कोलकाता से राजधानी आपकी चली आई दिल्ली। कहाँ आई? दिल्ली, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी बना दिया गया। राजधानी के लिए दिल्ली को विकसित करना था, अतः अंग्रेज डिजाइनर सर एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर को यह कार्य सौंपा गया। इन्होंने बड़े मनोयोग से कार्य किया तथा कई वर्षों बाद दिल्ली बनकर तैयार हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहां पर हुई? तो क्या मुंबई में हुई, गोवा, दिल्ली या फिर गुवाहाटी में हुई? ये चीज आपको याद रखना चाहिए कि ये हुई थी असम में, असम के गुवाहाटी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी सन 2023 को गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। बैठक में G20 के सदस्य अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। G20 की बैठक 2023 की थीम जो थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर तथा आदर्श वाक्य वसुदेव कुटुंबकम था। ये सवाल आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है थीम से। थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और अगर इसका ध्येय वाक्य पूछा जाए, आदर्श वाक्य, तो वो था वसुधैव कुटुंबकम। किसका? G20 का। देखिए अगला सवाल, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 की थीम क्या थी? एक सवाल तो यहीं से बन गया। तो विश्व वेटलैंड डे यानी आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो वो याद रखिएगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। और अभी जो 2023 में मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। जो उसकी थीम थी, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1972 को ईरान के रामसर आर्द्र भूमि पर सम्मेलन हुआ। कहां हुआ? 1972 को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमि सम्मेलन को अपनाया गया था। फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम जो है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन है। और जो आर्द्र भूमि पुनर्जीवन को प्राथमिकता देने के लिए तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से आर्द्र भूमि से जो भी फैक्ट है इसको समझने का प्रयास करिएगा। अगला सवाल, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन
केंद्र तथा राज्य में, कहां पे? केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। मतलब कि जो केंद्र सरकार होगी और राज्य सरकार होगी, यहां पर कितने जो है सदस्य नियुक्त किया जा सकते हैं, कितने सदस्य चुने जा सकते हैं, इनकी मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो क्या वह कौन से संविधान संशोधन से था? तो याद रखिएगा कि 91 नंबर का संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत जो है केंद्र और राज्य में मंत्रियों की जो संख्या है उसको सीमित किया जा सके। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? हुमायूं की दुर्घटना, किसकी? हुमायूं। हुमायूं कौन था? ये मुगल साम्राज्य का दूसरा बादशाह था। बादशाह कौन से नंबर का? दूसरा बादशाह था। पहला कौन था? हुमायूं। सॉरी सॉरी सॉरी, पहला कौन था? बाबर। बाबर कब बना था? 1526 में। किसको हरा करके? तो किसको हरा करके बना था, बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? जो हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो ये चीज याद रखिएगा, कलनौर में बैठाया गया। कहां पे? कलनौर में। ठीक है। जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। किसकी? हुमायूं की। ठीक है। इनका 2 शासनकाल हुआ करता था। शेरशाह सूरी से एक बार इनकी लड़ाई हुई थी 1940 में, ये हारे। फिर दोबारा अपनी सेना खड़ा करके फिर से शेरशाह सूरी को हरा करके मुगल साम्राज्य की इन्होंने स्थापना किया था। देखिए मृत्यु का समाचार सुनते ही बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कलनौर यानी जो पंजाब राज्य में था वहां पर अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया था। और आपको बता दिया जाए कि जो बैरम खान था वह अकबर का संरक्षक था। कौन था? अकबर का संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? मतलब उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था, वह निर्विरोध चुनाव लड़े थे। निर्विरोध, निर्विरोध जीते थे। तो कौन थे? तो देखिए उनका नाम अगर देखा जाए तो नीलम संजीव रेड्डी था। क्या था? नीलम संजीव रेड्डी। इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था। ये मात्र एक ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध जो है अपना कार्यकाल पूरा किए थे, यानी राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा अगर देख लिया जाए आगे हम लोग सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 20, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? देखिए 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, या फिर 1 गुणे 100 के पावर 6 मीटर पर सेकंड, या 3 गुणे 10 के पावर 6, या फिर 1 गुणे 10 पावर 8। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? देखिए जो रेडियो तरंग होती है उसकी जो चाल होती है वो 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है, आइए अपने इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि जो रेडियो तरंग है वो प्रकाश की गति के समान यात्रा करती है। कितना होती है प्रकाश की गति? 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और किसी वस्तु से गुजरते समय उस वस्तु की परावैद्युतांक और परागम्यता के आधार पर धीमी हो जाती है। रेडियो तरंग का वेग लगभग प्रकाश के वेग के समान यानी 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, देखिएगा हमारे इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि आप लोग इस सेशन को बहुत एंजॉय किए होंगे, खासकर इसके एनालिसिस को आप लोग बहुत पसंद किए होंगे। इसी तरह से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अंतिम सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो एफएम है ये प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? ये जो एफएम है यह आपका वीएचएफ रेंज के बीच में प्रसारण होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, एफएम प्रसारण बैंड जो है इसका फुल फॉर्म देखने के लिए मिलता है वीएचएफ का वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसके बीच होता है और जिसका रेंज जो है 30 MHz से 300 MHz के बीच में होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा और देखते रहिए माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।